नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आभा मेहता और रोज मैं आपके साथ जुड़ती हूँ गाजियाबाद वैशाली से। लेकिन आज मैं जुड़ रही हूँ केरल के कन्नूर शहर से। आप सभी जानते हैं कि मैं केरल में इस वक्त हूँ और इसीलिए शायद दिल्ली की वो जो गर्म स्वेटर और जैकेटें हैं वो मुझे नहीं पहननी पड़ रही हैं। यहाँ बहुत सुंदर धूप खिली हुई है और मौसम बहुत अच्छा है। मुझे पंखा बंद करना पड़ा क्योंकि लाइव में विघ्न पड़ सकता है। तो चलिए, मैं आभा मेहता कवि के साथ कॉफी डॉक्टर सत्या होप टॉक समूह के सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम बात शुरू करते हैं वहां से जहां से पूरा देश आज कह रहा है जय अटल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस देश के युग पुरुष की। हम बात कर रहे हैं विश्व को भारत की एक नई पहचान देने वाले युग पुरुष की, जिनका नाम है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर 2024 उनका शताब्दी जन्म दिवस है। जय अटल हम सभी कह सकते हैं और मैंने अपने हाथ पर यही लिखने का प्रयास किया है, जय अटल और 100 बरस। तो चलिए, हम बात करते हैं उस युग पुरुष की जो दिल से एक कवि था और कर्म से एक राजनीतिज्ञ। इसीलिए मैंने उनका नाम दिया युग पुरुष कविराय अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, अटल जी का जन्म आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर को हुआ 1924 में और हुआ ग्वालियर में एक सामान्य से परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश के बटकेश्वर शहर से निकलकर ग्वालियर में पहुंचे और वहां वे शिक्षक थे। कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्वयं बहुत अच्छे कवि थे और अवधी भाषा और ब्रज भाषा खड़ी बोली में अपनी काव्य रचनाएं करते थे। तो साहित्य और कविता प्रेम अटल जी को अपने रक्त से प्राप्त हुआ। वो उनके शरीर में, उनकी शिराओं में बहा करता था काव्य प्रेम। एक और प्रेम जो उनकी शिराओं में बहा करता था वो था सनातन परंपरा और सनातन संस्कारों से स्नेह। वो था उनका वो परिचय जिसके लिए वो स्वयं जाने जाते हैं। वे स्वयं को हिंदू बताया करते थे। हिंदू होना उनके लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी। शायद इसीलिए वो अपने परिचय में स्वयं अपनी रचना में कहते हैं कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, है ये मेरा हिंदू समाज, है ये मेरा हिंदू समाज, मैं इसका संबंध अमर, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और ये समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया तन मन, इससे ही पाया जीवन। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वे स्वयं अपने हिंदू होने पर गर्व करते थे और आप सभी जानते हैं कि उनकी राजनीति में भी हिंदुत्व और भगवा प्रेम हमेशा शामिल रहा। वाजपेयी जी ने स्वयं अपनी जो उच्च शिक्षा थी वो कानपुर के डीएवी कॉलेज से प्राप्त की और आप सभी जानते हैं कि वकालत की शिक्षा को अधूरा छोड़कर अपने साहित्य प्रेम और एक तरह से पत्रकारिता के जो कर्म यात्रा थी उन्होंने प्रारंभ की। और वहीं उसी कर्म यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका प्यार जुड़ा और साथ साथ पत्रकारिता में वो बने, वो परिचय में आए दीनदयाल उपाध्याय जी के। उन्होंने पंचजन्य परिवार जो पत्रिका थी, जो अखबार था, उसका संपादकीय सत्र भी किया, उसका संपादन भी किया। कहीं ना कहीं उन्होंने, उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम की जो लौ थी वो जागृत हो चुकी थी और इस लौ को हमेशा हवा देती रही उनका हिंदू प्रेम, उनका राष्ट्रीय प्रेम, जो हिंदुत्व से उन्होंने सदा जोड़े रखा। उनके अंदर का जो कवि था वो आंदोलित होता था अपने देश की त्रासदी को, अपने देश की पराधीनता को देखते हुए। उनके मन में ये बात जागृत हो चुकी थी कि युवा शक्ति ही इस देश का भविष्य है। स्वयं युवा होते हुए उन्होंने ये बीड़ा अपने कंधे पर लिया और वे आगे बढ़ चले। पत्रकारिता की यात्रा में जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और विस्तारक बने, तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी और वो ये थी कि हिंदू
परिवार को अपने आप को संगठित करना पड़ेगा। सनातन परिवार हो या आर्य समाज की परंपरा हो, उसको साथ जुड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए भगवे के महत्व को अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सहिष्णुता से लोगों को समझाने की कोशिश की। अटल बिहारी जी की राजनीति में भी वे स्वयं इस बात को समावेशी राजनीति के वे ज्ञाता थे और समावेशी राजनीति के समर्थक भी थे। किंतु एक बात वे स्पष्ट रूप से कहना चाहते थे कि यदि हम अपनी धर्मनिरपेक्षता की संवेदनशीलता और कट्टरता के बीच समन्वय नहीं स्थापित कर पाए तो हम अपनी पहचान खो देंगे। शायद ये उनके एक सफल राजनीतिज्ञ होने का बहुत बड़ा मंत्र भी रहा। एक समावेशी राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्होंने देश में हमेशा सर्वधर्म समन्वय की बात की, किंतु अपनी पहचान से कभी पीछे नहीं हटे और हमेशा एक ही बात कही कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ऐसे थे हमारे कविराय अटल बिहारी वाजपेयी। वो एक राजनेता तो थे ही और उसके साथ प्रसिद्ध कवि भी थे, और उन्होंने अपनी जो ये काव्य शक्ति थी, अपनी जो शब्दावली थी, अपनी जो वाचन क्षमता थी, वो एक कुशल वक्ता थे। और इन सारी संवेदनशील भावनाओं को, इन सारी संवेदनशील शक्तियों को जो उनके भीतर उनके व्यक्तित्व की पहचान बन चुकी थी, उन्होंने उसको अपनी सॉफ्ट पावर के रूप में यूज किया। उन्होंने अपनी कवि हृदय को अपने राजनीति में एक सॉफ्ट पावर के जैसे यूज किया। उसका इतना सुंदर उन्होंने प्रयोग किया कि कहीं भी बात बिगड़ने से पहले वो ऐसा वक्तव्य देते थे, ऐसा भाषण देते थे, ऐसी पुरजोर आह्वान लगाते थे, और क्योंकि बहुत शब्दों पर बहुत पकड़ थी उनको, तो उस सॉफ्ट पावर को यूज करके वो सबको साथ लेकर चल पाते थे। अक्सर ये माना गया है कि उनके जैसा राजनीतिज्ञ शायद भारतवर्ष में हुआ ही नहीं, स्वतंत्र भारत के बाद तो शायद देखा नहीं गया, क्योंकि जो विरोधी गुट भी होता था वो भी उनके प्रति नतमस्तक ही रहता था। इसलिए कि उन्होंने स्वयं सत्ता से ऊपर इस अपनी देश की राष्ट्रीयता को और राष्ट्रीय पहचान को रखा। अपनी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर भी वे स्वयं को राष्ट्र का सेवक ही मानकर चले। और ऐसा होना, जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन अटल जी ने अपने कवि हृदय और अपने राजनीतिज्ञ होने में एक बहुत सुंदर समन्वय स्थापित किया। और ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना उन्होंने सिर्फ शब्दों के माध्यम से करके दिखा दिया। शायद आपको उस घटना के विषय में पता होगा कि जब वे पाकिस्तान गए तो एक पत्रकार महिला ने उनसे ये कहा कि आप अविवाहित हैं और मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मुंह दिखाई में मैं आपसे कश्मीर मांगती हूं। और अटल बिहारी जी उस वक्त देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री होने के नाते कर रहे थे, किंतु उस पत्रकारिता ने मर्यादा की वो हल्की सी सीमा जो थी वो त्याग दी थी, जो उसके कर्म क्षेत्र का हिस्सा थी। तो प्रधानमंत्री जी ने भी चुटकी बजाते ही 1 मिनट में हाजिर जवाबी से उत्तर दिया कि मैं आपके प्रस्ताव को सहमति देता हूं, मैं अविवाहित हूं और मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मैं दहेज में आपसे पूरा पाकिस्तान मांगता हूं। और चूंकि उस पत्रकार महिला ने शायद अपमान करने की दृष्टि से वाजपेयी जी से ये बात कही होगी। एक तो उनकी व्यक्तिगत परिस्थिति पर उन्होंने शायद हास्य करना चाहा होगा, और दूसरा उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी तो शायद उन्हें लगा होगा कि लाजवाब हो जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन कवि हृदय प्रधानमंत्री थे, वो शब्दों की गरिमा को समझते थे और भारतीयता की राष्ट्रीयता को जानते थे। इतनी आसानी से उन्होंने स्थिति को संभाल लिया कि बात ना तो आगे बढ़ी और ना ही बिगड़ी। यही होते हैं कुशल राजनीतिज्ञ, और ये एक अप्रतिम उदाहरण है उनके शब्दों को अपनी सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करने की, प्रयोग करने की। अटल बिहारी जी के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने एक तो उनका नाम अटल था और नाम स्वरूप ही उनका कर्म भी था। वे अडिग रहते थे, अपनी दृढ़ता से अपनी बात को कहते थे, अपने विचारों की सुदृढ़ता को समझते थे। वो अकेले में चाहे परेशान हो जाए, अकेले में शायद उस तरह की कविता लिखे कि मैं कौन सी राह चुनूं, इस राह चुनूं या उस राह चुनूं। अकेले में शायद वो ये कहते थे कि आज भी कौरव और पांडव जिंदा हैं, आज भी
दुशासन का राज चलता है, आज भी नारी की अस्मिता लुटती है, किंतु ये उनका कवि हृदय था। जब उनका कवि हृदय राजनीतिज्ञ के साथ मिल जाता था, समन्वय स्थापित कर लेता था, तो फिर वह केवल ऊर्जा प्रवाहित करने वाली रचनाएं ही लिखते थे और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भारत की भारतीयता पे चुनौती लेकर आता था उसको अपने शब्दों से ही चुप करवा दिया करते थे। उन्होंने ये बात उनकी एक रचना जो जिससे आप सभी परिचित हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मस्तक नहीं झुकने देंगे। उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान की ललकार को और पाकिस्तान के जो विभिन्न समझौते वो करने की कोशिश कर रहा था देश विदेश की विभिन्न ताकतों के साथ, उन्होंने उनको चुनौती दी थी। और ये दुर्भाग्य रहा अटल बिहारी जी का कि उस वक्त जब वे पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, लाहौर की बस यात्रा चला रहे थे, तो पाकिस्तान उस वक्त मंसूबा बांध रहा था कारगिल की लड़ाई का। लेकिन ये अटल जी की राजनीति को सलाम है कि उन्होंने जिस दोस्ती के हाथ को बढ़ाया था, उस दोस्ती के हाथ के साथ ही उन्होंने एक राजनीतिज्ञ होने के नाते अपनी राष्ट्रीयता और अपने राष्ट्र प्रेम को चुनौती देने वाले उस पड़ोसी को भी मुंहजोर जवाब दिया। उस समय ये कहा जा सकता है कि कारगिल की लड़ाई हम हार चुके थे क्योंकि दुश्मन घुसपैठ कर चुका था, लेकिन अटल जी के कुशल नेतृत्व में वो लड़ाई देश ने जीती और आज विजय दिवस हम हर बरस मनाते हैं और तिरंगा शान से लहराया गया था उस वक्त टाइगर हिल पर, क्योंकि हमारे सैनिकों ने वो अप्रतिम साहस का परिचय दिया था कि एक बार तो, और हमारा ये पड़ोसी तो बार बार हमसे पछाड़ खाता है, लेकिन उनके नेतृत्व में जब उन्होंने अटल जी के नेतृत्व में जब उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तो दोस्ती को कमजोरी समझने वाले पाकिस्तान से उन्होंने काव्यात्मक भाषा में अपनी बात साफ सुथरे शब्दों में कह दी थी, जब उन्होंने कहा था, ओ पड़ोसी विदेशी शास्त्रों से अपनी आजादी की दुनिया में कायम रख लोगे। ओ पड़ोसी विदेशी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, मत समझो 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से बच लोगे, मत समझो। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। करो समझौते 20 लेकिन स्वतंत्र भारत का मस्ता नहीं झुकेगा। ये अटल जी की ललकार थी। वे जानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और बार बार हमारे इस विचारधारा पे, और ये विचारधारा उनको मिली थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस सरकार को जब छोड़कर आए थे तब उनके मन में भी एक ही विषाद था कि कश्मीर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। लेकिन जो भी हो, वो भारत का इतिहास है। वहां राजनीतिक इतिहास में ना जाते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कश्मीर के मामले को लेकर जब जब पाकिस्तान ने सर उठाया, उनके कवि हृदय ने उनको उसका पाकिस्तान को अपने शालीन शब्दों में लेकिन दृढ़ शब्दों में चुनौती दी। उन्होंने पाकिस्तान से यह आग्रह किया था कि विदेशी ताकतें जितनी मर्जी कोशिश करें भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई कराने की, लेकिन भारत को मिटाने की जो ये साजिश है वो कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान से ये बात कहा था, भारत मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो, भारत मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। भारत मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में खड़ा होता है, वो अपने ही घर में खड़ा होता है। आज उनकी इस कविता के कितने सालों बाद आप देख रहे हैं भारत कहां है और पाकिस्तान कहां रह चुका है। जब आप विदेशी ताकतों के बल पर अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बर्बादी आपको आज नहीं 10, 20, 25 साल बाद देखने को मिलती है। और आज पाकिस्तान अपनी प्रगति के जिस मुहाने पर खड़ा है, अपनी त्रासदी के जिस मुहाने पर खड़ा है, वो मैं और आप सभी जान पा रहे हैं। इतने दूरदृष्टा थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसीलिए उन्हें शायद युग पुरुष भी कहा जाता है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब सरकार चल रही थी तो बहुत सारे ऐसे किस्से हुए जिनके लिए परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। हालांकि
13 दिन और 13 महीने वाले उस राजनेता जिसका अपमान हुआ, जिससे सरकार बनाए और 13 दिन में उनको त्यागना पड़ा और 13 महीने के बाद भी त्यागना पड़ा, वो भी उस कलुषित घड़ी में भी जब एक कुटिल तंत्र उनके विरोध जा रहा था और एक वोट के कारण उनकी सरकार धराशायी कर दी गई थी, तब भी राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्होंने संसद में किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा। और आज भी जो छात्र आईएएस की तैयारी करते हैं, उन्हें ये स्पीच दिखाई जाती है, सिखाई जाती है, समझाई जाती है कि विरोध करना और विरोधी हो जाने में बहुत फर्क होता है। और राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति जी की को सम्मान करते हुए उनको अपना त्याग पत्र सौंपा, लेकिन वो श्री राम के अनुगामी थे। ये बात उन्होंने तब भी स्पष्ट करी और ये कहा कि वोट खरीदने के लिए मैं सूटकेस देकर नहीं जाऊंगा, मुझे वो सत्ता मंजूर नहीं है जो सत्ता कॉम्प्रोमाइज करके दी जाए, जो मेरे पर्सनल वैल्यूज, मेरे आत्मिक मूल्य, मेरे व्यक्तिगत मूल्यों के विरुद्ध है, उस सत्ता के विरुद्ध, उस सत्ता के लिए मैं पीछे नहीं जाऊंगा। वो सत्ता लोलुप नहीं थे। राम के जैसे उन्होंने संसद से संन्यास लेना मंजूर कर लिया और अपना त्याग पत्र दे दिया, जबकि वे सत्ता के अधिकारी थे। ठीक वैसे ही जैसे श्री राम थे, वे भी स्वयं उस राज्याभिषेक के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने वनवास का चयन कर लिया क्योंकि मर्यादा यही कहती थी कि वे वनवास का चयन करें। ठीक इसी तरह श्री राम के अनुगामी थे अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सत्ता सर्वप्रथम नहीं है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। और जाते जाते उन्होंने उनकी जो ये पंक्तियां हैं वो आज भी संसद में गूंजती हैं, हर विरोधाभास के समय गूंजती हैं, हर उस समय गूंजती हैं जब शो ऑफ वोट्स मांगा जाता है, उस समय बोलती हैं जब मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए किसी सरकार को लाया जाता, किसी भी सरकार को कहा जाता है कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो ये शब्द गूंजते हैं कि सरकारें तो आएंगी जाएंगी, ये देश बचना चाहिए। वह स्वयं अपनी आत्मा की अदालत में स्वयं को निष्कलंक करके आगे चलने का प्रयास करते रहे और ये सीखने योग्य बात है, क्योंकि अक्सर हम लोगों की अदालत में या देश की अदालत में या इतिहास की अदालत में सही होने के लिए या अपनी बात को ऊपर रखने के लिए या पॉपुलर वोट और ओपिनियन के साथ जाने के लिए अपनी आत्मा की अदालत में खुद के साथ ही अन्याय कर बैठते हैं। अटल जी ऐसे नहीं थे, वे अपनी आत्मा के साथ और अपने मूल्यों के साथ अटल और अडिग थे। शायद इसीलिए देश आज भी उन्हें सलाम करता है, देश की विश्व की राजनीति उस युग पुरुष को सलाम करती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उस युग पुरुष की राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, उस राष्ट्र प्रेम की जिस राष्ट्र प्रेम ने उन्हें अपने भारतीय देश की सुरक्षा के लिए पोखरण जैसे टेस्ट को करने के लिए विवश किया। विवश क्या किया, उन्होंने बहुत गौरव से, बहुत शक्ति से पोखरण का वो टेस्ट किया। और जब देश ने और विदेश की ताकतों ने उनसे चुनौती दी कि भारत जैसा देश न्यूक्लियर टेस्ट क्यों कर रहा है, तो उन्होंने एक बात साफ सुथरे शब्दों में कह दी थी कि आप इसका जितना मर्जी विरोध कर ले, लेकिन एक सफल न्यूक्लियर टेस्ट एक डेटरेंट के रूप में, एक सुरक्षा निरोधक के रूप में इस देश को चाहिए और इस देश की अस्मिता को चाहिए, इस देश की सुरक्षा को चाहिए, इस देश की अखंडता को चाहिए। उन्होंने तब पूरे विश्व ने उनका विरोध किया था और हमारे कुछ दिन के बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, लेकिन पूरे विश्व ने भारत का विरोध करते हुए भारत की इस ताकत को, भारत की इस अग्रणी पहल को धक्कारा था। लेकिन अटल जी उस समय अडिग रहे, वो अपने निर्णय पर आगे चलते रहे। ये उनकी ही काबिलियत और भविष्य दृष्टा और भविष्य के प्रति विजन थी कि उन्होंने एक साइंटिस्ट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को आमंत्रित किया। वे साइंटिस्ट थे, उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए उन्हें भी आमंत्रित किया। वो कभी भी ये नहीं मानते थे कि 21वीं सदी में पदार्पण करना है तो तकनीक को पीछे छोड़ना है या साइंस के साथ आगे नहीं बढ़ना है। उनमें स्वयं विज्ञान को समझने की शक्ति थी, लेकिन शायद उनको उससे अधिक शिक्षा की आवश्यकता थी जो प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम में थी। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। जब पोखरण का टेस्ट हुआ, जब पोखरण हमने सक्सेसफुली किया गुजरात में उसका न्यूक्लियर, और तो सारे विश्व ने कहा कि क्या भारत जंग की तैयारी कर रहा है, क्या भारत अपना पराक्रम अपने पड़ोसी देशों को दिखा रहा है जिसके साथ उसकी दुश्मनी जानी मानी है।
तो अटल जी ने तब भी अपने वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ अडिग रहकर कहा था कि भारत वो देश नहीं है जो जंग को ललकारता है। उस समय उनका कवि हृदय ये बोल उठा था कि हम जंग नहीं होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग नहीं होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फैलेगी, कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फैलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, आसमान न कभी अंगारे उगलेगा। एटम से नागासाकी नहीं चलेगी, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे। जंग तो हम नहीं होने देंगे, जंग तो हम नहीं होने देंगे। अटल जी कभी भी जंग के हिमायती नहीं रहे। और अगर आप भारत की शाश्वत परंपरा को देखें तो भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने स्वयं कभी भी जमीन के लालच में, सीमा के लालच में, या अधिकार के लालच में, या विस्तार के लालच में स्वयं पहले अटैक नहीं किया। भारत उस गीता का हिमायती रहा है जो कहता है कि युद्ध अंतिम जो है अंतिम पड़ाव होना चाहिए, वो अंतिम एक विकल्प होना चाहिए अपने विवाद और अपने मुद्दे को का जो है ढूंढने के लिए, हल ढूंढने के लिए। अटल जी ये बात जानते थे। उन्होंने पोखरण का जो टेस्ट था वो इसलिए किया क्योंकि भारत को भी हक है अपनी शक्ति को के बारे में सोचने का, भारत को भी हक है 21वीं सदी के लिए तैयारी करने का, भारत को भी हक है एक सुरक्षा निरोधक तैयार करने का। और जब विश्व ने उनको चुनौती दी कि आप गलत कर रहे हैं, आप तो शांति दूत हैं, भारत तो शांति दूत है, भारत तो पंचशील के सिद्धांतों पर चलता है, तो उन्होंने सबको यह कहकर चुप कर दिया था कि न्यूक्लियर टेस्ट करना और जंग करना दो अलग बातें हैं। वे स्वयं जब नागासाकी में अणुबम फेंका गया था तो बहुत चिंतित थे और उन्होंने उस वक्त भी इस भाव से एक कविता लिखी थी कि अणुबम बनाने वाले वैज्ञानिकों, क्या आज की रात तुम सोए हो? तुमने देखा है कि जापान में क्या हुआ? उस भाव को लिखकर उन्होंने एक कविता लिखी थी क्योंकि कहीं भी वायलेंस, हिंसा और विध्वंस के हिमायती अटल जी बिल्कुल नहीं थे। वे शांति दूत थे, वे शांति से अपनी बात कर सकते थे और जैसे मैंने कहा उनके पास वो सॉफ्ट पावर थी जो मैं और आप साहित्यकार होने के नाते समझ सकते हैं कि उस सॉफ्ट पावर को उन्होंने कुशल राजनीतिज्ञ की भांति किस प्रकार इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और बड़ी सी बड़ी बात उन्होंने कह दी। वो अक्सर जब लोग ऊर्जाहीन हो जाते थे, जब लोग शहीदों को याद नहीं करते थे, जब हमारे भगत सिंह और हमारे सुखदेव और राजगुरु जैसे शहीद, उनके शहीदी दिवस भूल जाए जाते थे, उनके विषय में पढ़ाया नहीं जाता था, तो वो कहा करते थे, वो दुखी मन से कहा करते थे क्योंकि अधिकार तब उनको नहीं था। उस वक्त सत्ता उनके पास नहीं थी, पावर उनके पास नहीं थी, लेकिन सॉफ्ट पावर उनके पास थी और उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा था, याद करो बहरे शासन को। याद कीजिए, आप भी ये ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं। वो याद करो बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को। याद करो बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्म उत्सर्ग पावन को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्म उत्सर्ग पावन को। उन्मादी से लड़े हम, दया की मत फरियाद करो। उन्मादी से लड़े हम, दया की मत फरियाद रहे। जो बरसों तक लड़े जेल में, उनको याद करो। जो फांसी पर चढ़े खेल खेल में, तुम उनको याद करो। याद करो बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को। अपने शब्दों में इतनी ऊर्जा भर देते थे वो कि हो ही नहीं सकता था कि हम शहीदी दिवस पर अपने गुरुओं को, अपने शहीदों को याद ना करें, हम नतमस्तक ना हो। आज भी यदि मैं और आप साहित्यकार होकर अपनी लेखनी से ललकार पा रहे हैं, हुंकार पा रहे हैं इस देश को या एक दूसरे को या उस साहित्य समाज को जो आज ये भूलता चला जा रहा है कि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, शायद तभी वो अटल बिहारी जी ने अपनी वो कविता लिखी थी जो चिर परिचित है। मैं उस कविता को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी थी, आजादी अभी अधूरी है। ये दुख, ये क्लेश, ये मन में विषाद लिए विश्रांत हो गए कि आजादी अभी अधूरी है, लेकिन उनकी आजादी का एक सपना था जिसमें उस सपने को वो कहा करते थे कि हम आजादी
मनाएंगे आजादी का पर्व मनाने के लिए, और शायद उस अमृत पर्व को वो देख नहीं पाए, लेकिन उस आजादी पर्व के लिए वो कहा करते थे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगिट से गारो पर्वत तक आजादी का पर्व मनाएंगे, गिलगिट से गारो पर्वत तक आजादी का पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कस बलिदान करें, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कस बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उस पर ध्यान धरें। जी हाँ, जब तक हमने जो पाया है, जब तक हम उसी सेलिब्रेटरी मूड में रहेंगे कि वी हैव बीन अचीवर्स, वी विल फॉरगेट दैट वी वर एक्चुअली लूजर्स। भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो हमारे साथ जुड़ी रही और हमारे साथ हमेशा हमेशा जुड़ी रही, और आज तक रहेगी। वो त्रासदी से हम निकल नहीं पाए हैं, लेकिन शायद अटल जी जहां कहीं भी हैं आज वैकुंठ में, वो देखकर खुश हो रहे होंगे कि कश्मीर को लेकर आज भी भारत का मस्तक नहीं झुका है। भारत के भावी भविष्य को लेकर अटल जी एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्होंने बहुत सारी जो एक फ्रेमवर्क था, एक ढांचा जो था इस देश का तैयार किया। वे जानते थे कि यदि देश को 21वीं शती में जाना है तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो सड़क योजना बनी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है, वो आज इस देश को मिल रहा है, इस सदी में इस देश को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हो, चाहे स्वतंत्र भारत के लिए हो, चाहे शाइनिंग इंडिया के लिए हो, वो क्वाड्रिलेटरल जो था, वो जो सड़कें थी, उन्होंने ही देश में आवागमन की सुविधा बढ़ाई, उन्होंने ही देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया। हाईवे टूरिज्म के लिए तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक कहना चाहिए एक स्वर्णिम पहचान बन चुकी है इस देश की। तो ये सब चीजें जो थी, इसका जो ढांचा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की विजन थी, उनका जो फ्यूचरिस्टिक गोल था, उसको लेकर रखी गई थी। आज हम कह सकते हैं कि हम एयर टैक्सी के जमाने में जा रहे हैं, और हम मेट्रो ट्रेन्स के जमाने में जा रहे हैं, और हम बुलेट ट्रेन्स लेके आने वाले हैं। लेकिन क्या भारत में हर व्यक्ति बुलेट ट्रेन्स का फायदा उठाएगा, या हर व्यक्ति सड़क परियोजना का फायदा उठाएगा? ग्राम ग्राम तक वो सड़क परियोजना पहुंची, और वो उनका ही प्रयास रहा कि देश और जो भारत और इंडिया है, मतलब कि जो रूरल इंडिया है, भारत है जो जिसको हम भारत कहते हैं, और इंडिया है जो कि तकनीकी युग का भारत है, उन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया। वो थी उनकी सोच। और भारत के स्वर्णिम भविष्य के विषय में क्या कहते हैं कवि हृदय कविराय अटल बिहारी वाजपेयी, सुनिएगा। भारत के भविष्य का स्वप्न वो देखा करते थे और कहते थे, भावी की अगणित घड़ियां, मतलब भविष्य की अगणित घड़ियां, भावी की अगणित घड़ियां हमारी विजय माला की लड़ियां, भावी की अगणित घड़ियां हमारी विजय माला की लड़ियां बनने की प्रतीक्षा में मौन खड़ी हैं। हमारे विश्व विदित विजयों का इतिहास अधर्म पर धर्म की जय गाथाओं से बनी है। हमारे राष्ट्र के जीवन की कहानी विशुद्ध राष्ट्रीयता की कहानी है। वे जानते थे कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम असत्य के ऊपर सत्य की विजय के देश से आते हैं, और हम कभी भी पहल नहीं करेंगे युद्ध की। लेकिन वो ये भी जानते थे कि भावी की जो अगणित घड़ियां हैं वो हमें याद करेंगे। इसीलिए पोखरण जैसे टेस्ट, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नामित कर देना, वो साइंटिस्ट हुआ करते थे इसरो में, ये सब वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स थे, वो भविष्य के प्रति उनकी एक योजना थी जो भारत को 21वीं सदी के लिए, या विश्व गुरु बनने के लिए, या जगत गुरु बनने के लिए, या टेक्नोलॉजी नॉलेज हब बनने के लिए तैयार कर रहा था। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। भाषा पर जो उनकी पकड़ थी उससे तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन उनमें एक बहुत उनके अंदर एक दार्शनिकता का पुट था। शायद इसीलिए कल अपने एक भाषण में आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी ने उन्हें अपना गुरु मानते हुए, अपना कोच मानते हुए अटल जी को ये श्रद्धांजलि स्वरूप कहा कि वे दार्शनिक सम्राट थे। ही वॉज अ फिलोसोफर किंग। वो दार्शनिक थे। वे अक्सर, मैंने आपसे कहा ना, अपने अंतस की अदालत में, अपनी आत्मा की अदालत में
उस कटघरे में को स्वयं को बहुत खड़ा किया करते थे और चुनौती दिया करते थे। वे मौत से नहीं डरते थे, अपनी कर्मशीलता से नहीं डरते थे, लेकिन अकर्मण्य भाव से डरते थे, जो चारों तरफ उनकी राजनीति उन्हें दिखाया करती थी। चाहे 13 दिन के बाद त्यागपत्र देने की बात हो या 13 महीने की गठबंधन की सरकार की हालत हो, वो उस राजनीति के जो हेरफेर होता था या देश का जो हेरफेर होता था या समीकरण जब बदल जाते थे, जब लोग पीछे से वार करने लगते थे, तो उन्हीं भावों को भी इसी सॉफ्ट पावर से लेते थे। इसीलिए वो सम्राट रहे, दिलों पर उन्होंने राज किया, भारत की राजनीति पर उन्होंने राज किया, विश्व की राजनीति पर वो छा के उतरे, लेकिन दिल से दार्शनिक सम्राट थे। और क्या कहा करते थे? सत्य का संघर्ष सत्ता से, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता फिर निरंकुशता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरों ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। अंधेरों ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक मगर सकते नहीं, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक मगर सकते नहीं, टूट सकते हैं मगर हम झुक सकते नहीं, टूट सकते हैं मगर हम झुक सकते नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ता, और जिसको कहते हैं ना कि जो उनके विपरीत जो हवाएं चला करती थी, उनसे भी चाहे वो मन में कितने दुखी हो जाएं, कभी भी खुलकर विरोध करके किसी को नीचा नहीं दिखाते थे। वो व्यक्ति से नहीं, मुद्दे से लड़ाई किया करते थे। इसीलिए संसद में भी जब उन्होंने प्रधानमंत्री उस वक्त तत्कालीन इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध अपनी बात कहने की कोशिश की, तो भी उन्होंने उनका उपहास नहीं किया, स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही और फिर जीते। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो हिंद में हिंदी की भाषा को लेकर यूनाइटेड नेशंस महासंघ तक पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना भाषण हिंदी में दिया था। उस वक्त याद रहे कि वो विपक्ष में हुआ करते थे, लेकिन इस देश की उस समय की राजनीति को सलाम करना चाहिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी से निवेदन किया कि वे भारत का पक्ष लेकर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाएं, और उन्होंने चयन किया अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, इस आमंत्रण को स्वीकार किया, क्योंकि याद रहे वो सत्ता की राजनीति नहीं, राष्ट्रीयता की राजनीति करते थे। जब विश्व के मंच पर, विश्व के पटल पर भारत की बात को पहुंचाने की बात आई, तो उनके अंदर के राष्ट्र प्रेम ने यह नहीं देखा कि वो विरोधी पक्ष में बैठे हैं। उन्होंने भारत का पक्ष रखा। वो पक्ष आज भी उस यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जनीवा में अंकित है, क्योंकि एक भारतीय ने उस दिन भारत की हिंदी भाषा में वक्तव्य दिया था, और तब प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी हुआ था और विश्व भौचक हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था कि इतना बड़ा देश इतने बड़े मुद्दे पर, इतने बड़े पटल पर राष्ट्रभाषा में कैसे विश्व समुदाय को संबोधित कर रहा है। और तब हमारे अटल जी ने लिखा था कि गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जयकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार हिंद हिंद में बोला, हिंदी की जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार। ये दुख की बात है कि सत्ता में रहते हुए भी वे हिंदी के लिए कुछ उतना नहीं कर सके जितना वे करना चाहते थे, और ये बात उनको पीड़ित करती रही, उनको दुख देती रही। देखिए, राजनीतिज्ञ होना और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे ये जानते थे कि जब तक वे सत्ता में हैं, जब तक वे सरकार चला रहे हैं, जब तक वे अधिकार क्षेत्र में हैं, उन्हें देश के बड़े बड़े मुद्दों की तरफ ध्यान देना है। ये मुद्दा लोगों के जनमानस से जुड़ा हुआ है, लोगों के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि इससे बड़े मुद्दे उस वक्त मुंह पाए खड़े थे, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे वो पोखरण का टेस्ट हो, चाहे वो राष्ट्र संघ में कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत की धूमिल होती हुई छवि हो, और ऐसे ही जाने कितने मुद्दे थे उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री को विचलित कर रहे थे, व्यक्ति होने के नाते और देश के प्रथम नेता होने के नाते, देश के प्रथम नागरिक होने के नाते। इस वक्त
और दूसरी बात, राजनीति में जब समन्वय की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो हर चीज आप नीचे तक नहीं लेके जा पाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारे कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी, जो स्वयं को कवि राय कहते थे और जिन्होंने, आप सभी जानते हैं, आपातकालीन समय में जेल की यात्रा की और तत्कालीन शासन की जम के निंदा भी की, लेकिन उन्होंने हिंदी को लेकर जो वो नहीं कर पाए, उन्होंने उसके लिए जनमानस से निवेदन किया था कि बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में है दासी, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में है दासी, कहत रहे कविराय विश्व की चिंता छोड़ो। कविराय वे स्वयं को संबोधित करते थे और ये टाइटल और ये जो नाम था, उन्होंने उपनाम अपने आप को आपातकालीन के समय जब वे कारावास में रहे और तब उन्होंने बहुत लेखन किया, उस समय उन्होंने स्वयं को ये दिया, कहत रहे कविराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले अपने घर में तो अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो, पहले अपने घर में तो अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। ये दुख और त्रासदी का विषय है कि आज भी इस देश में अंग्रेजी का गढ़ बना हुआ है। लेकिन ये हमारा जो पटल है, ये राष्ट्र प्रेम का पटल है, ये पटल हिंदी भाषा का पटल है। याद रखिए, इस पटल के साथ, इस पटल की भावनाओं के साथ, इस पटल की भाषा के साथ, इस पटल की भाषा प्रेम के साथ अटल जी का आशीष जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज भी हिंद में हिंदी की जयकार करने का जो पीड़ा हमारे पटल ने उठाया और हमारे जैसे अगणित और पटलों ने उठाया है, वो एक बात का सूचक है कि विश्व भाषा, विश्व में हिंदी कभी विश्व भाषा बनेगी या नहीं बनेगी, हिंदुस्तान की हिंदी और हिंदू भाषियों की हिंदी, भारत की हिंदी अब वैश्विक पहचान बना चुकी है। ये बात तो तय है। तो चलिए मैं आपको उस ओर लेकर चलती हूं जहां हम मिलते हैं दार्शनिक अटल बिहारी वाजपेयी जी से। जब हम दार्शनिक अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलते हैं तो अपने 61वें वर्षगांठ पर उन्होंने कहा था कि एक ये मील का पत्थर होता है। जब 60 बरस के आप हो चुके होते हैं तो उस वक्त उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि एक मील का पत्थर है, मैं 60 बरस का हो गया तो वो अपने बारे में क्या सोचते थे। जैसे मैंने कहा, वह स्वयं को अपनी आत्मा की अदालत के कटघरे में बार बार खींच कर लेके जाते थे और तभी उपजी है शायद ये रचना जब वो कहते हैं, अक्षय सूरज अखंड धरती केवल काया ही जीती रहती, अक्षय सूरज अखंड धरती केवल काया ही जीती रहती, इसलिए उम्र का बढ़ना त्योहार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। कितने पत्थर शेष, देखिए दार्शनिक पुट जो आता है उनकी काव्य प्रेम में, कितने पत्थर शेष न कोई जानता, कितने मील के पत्थर बाकी हैं ये कोई नहीं जानता। वे 95 बरस तक जिए, लेकिन 61वीं वर्षगांठ पर लिखी ये रचना जो ये नहीं जानती थी कि आगे कितने जन्म दिवस वे बनाएंगे। कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम पड़ाव कौन नहीं पहचानता, अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता, सब कुछ दाव लगाकर घाटे का व्यापार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ, सब कुछ दाव लगाकर घाटे का व्यापार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। कहीं ना कहीं अपनी राजनीति से और देश की उस तत्कालीन राजनीति के समीकरणों से वे उदासीन होने लगे थे। यदि आप सबको याद हो, एक बार उन्होंने संन्यास लेने का विचार कर लिया था राजनीति से, लेकिन फिर उन्हें समझाया गया था और उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी और बाकी जो नेता थे बीजेपी के, वो तैयार हो रहे थे, जनसंघ के नए नेता तैयार हो रहे थे। तब भी एक बार वे उदासीन हो गए थे, लेकिन उन्हें यह समझाया गया और लालकृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय जी जो उनके मित्र हुआ करते थे, उन सब ने उनको यह समझाया कि इस देश की राजनीति को इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो बहुत कट्टर भी ना हो, लेकिन जिसकी भविष्य के प्रति एक आस्था हो और जिसकी भारत की सनातन परंपरा में आसक्ति हो। फिर वे वापस जुड़े, लेकिन बहुत देर तक उन्होंने भारत की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई और सही समय आने पर एक उत्तराधिकारी को इस देश को सौंप दिया। ये होते हैं सत्ता से, जो सत्ता की लोलुपता नहीं रखते, जो सत्ता का लालच नहीं रखते, जो सिर्फ राष्ट्र प्रेम के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वे लोग भविष्य के लिए नेता तैयार करके जाते हैं, एक उत्तराधिकारी तैयार करके जाते हैं। यदि मैं अटल बिहारी जी की बात करूं आपसे, तो उनके अंदर का जो दार्शनिक था या उनके अंदर का जो आहत राजनीतिज्ञ हुआ करता था, वो कैसे शब्दों में अपनी बात कह देता था। वो सुनिए, उन्होंने कहा था कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं,
बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, पीठ में छुरी सा चांद। शब्द सुनिए, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंधता हूं, गीत नहीं गाता हूं, मैं गीत नहीं गाता हूं। उनको उनके अपने ही लोगों के से कई बार विश्वासघात का सामना करना पड़ा। वो बार बार टूटे लेकिन फिर बार बार बंधे, क्योंकि उनके अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से अधिक राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्रीयता थी। शायद उसी भाव को उन्होंने लिखा है कि टूटता तलस्म आज सच से भय खाता हूं। जब उनको लगता था कि ये विश्वसनीयता है, ये विश्वास पात्र है, और फिर उनसे उनको धोखा मिल जाता था तो वे आहत होते थे। और कवि मन कुछ इस तरह से अपने भाव व्यक्त करता था। लेकिन आप कुछ भी कहें कि भारत ने इनके जैसा राजनीतिज्ञ, ऐसा नेता जो एक असाधारण क्षमता रखता था, शायद पहले नहीं देखा था। और आने वाले वर्षों में हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति ने एक स्वर्णिम और सुखद मोड़ अवश्य लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये कहना तर्कसंगत होगा कि अटल जी अपनी विचार शक्ति को और अपनी वक्तृत्व को, अपनी वक्ता होने की जो पावर थी, जो उनकी शक्ति थी, उसका वो बहुत कुशलता से प्रयोग करते थे। उन्होंने कभी भी कट्टर होकर कोई काम नहीं किया। उन्होंने समन्वय की राजनीति खेलने का प्रयास किया, समन्वय की राजनीति की, लेकिन एक मर्यादित राजनीति की। वे मर्यादित राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान और अपने व्यक्तिगत मूल्यों को त्यागा नहीं। और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कार्य को एक ऐसा पड़ाव लाके दिया जहां ये देश 21वीं सदी में जो प्रवेश कर रहा था, या विश्व गुरु होने की जो अपनी आकांक्षा थी उसके ऊपर काम कर रहा था। तो विश्व को, तो भारत को उन्होंने एक सशक्त पहचान विश्व के मानचित्र पर लाकर दी। अपने प्रधानमंत्री होने के सत्र में उन्होंने विश्व के मानचित्र पर और भारत और पाकिस्तान और भारत के इस भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, या साउथ ईस्ट एशिया में, उन्होंने अपनी जो पहचान थी, भारत की भारतीयता और राष्ट्रीयता की पहचान, और कुछ नियम जिसके विरुद्ध वो कभी नहीं जाएंगे, जैसे राष्ट्रीय अखंडता, जैसे पाकिस्तान और कश्मीर का मामला, जैसे अपनी प्रभुता, देश की प्रभुता, जैसे सैनिकों के प्रति होने की आसक्ति, जैसे हिंदू धर्म की अपनी व्यक्तिगत पहचान, लेकिन देश में एक समावेशी राजनीति उन्होंने हमेशा खेली। वो विभाजन के बजाय एकता के पक्षपाती रहे और एकता का उन्होंने पक्ष लिया, लेकिन वे पक्षपात होने के बजाय सहमति की राजनीति खेलते रहे और समावेशी राष्ट्रीयता के पक्ष पर हमेशा बने रहे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं स्वामी विवेकानंद जी के लेखन से, उनकी नीतियों से, उनके विचारों भावों से प्रभावित रहे, और उन्होंने विवेकानंद जी की ही भांति देश की युवा शक्ति में अपनी आसक्ति हमेशा बनाए रखी, और यही कहा कि इस देश का युवा इस देश को आगे लेकर जाएगा। लेकिन जब वो क्षण आने लगे, जब उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी आयु के साथ अपने शरीर में होते बदलाव का विचार और का पुनरावलोकन किया, और ये कहा कि अब वे थक चुके हैं और विश्राम करना चाहते हैं, तो उन्होंने मौत को भी ललकार दिया। हारते हुए भी उन्होंने मौत को ललकारा, और तब उन्होंने कहा, मौत से ठन गई, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा। मौत से ठन गई, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, मैं लौट कर आऊंगा, मैं कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत को ललकारने वाले अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती हुए, और फिर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और आप सभी को वो दृश्य याद है जब इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की शव यात्रा जा रही थी, तो देश बिल्कुल मौन होकर दिख रहा था, एक और युग पुरुष को उनके पीछे पीछे चलते हुए। भारत पाकिस्तान जब पड़ोसी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते जाते पाकिस्तान को क्या संदेश देकर गए थे, ये समझना मेरे और आपके लिए भी आप उतना ही आवश्यक है
क्योंकि वे शांति दूत रहे और हमेशा उन्होंने युद्ध का नहीं समन्वय का साथ दिया। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को दबी भाषा में यह समझा दिया कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ ही रहना है। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ ही रहना है। प्यार करें या वार करें, प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। रूसी बम हो या अमरीकी, रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक ही बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों संग वो ना हो, जो हम पर गुजरी बच्चों संग वो ना होने देंगे। हम जंग नहीं होने देंगे, हम जंग नहीं होने देंगे। और आज जब ये दुनिया, ये विश्व तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, क्योंकि दो गुट में बन चुका है, विश्व बट चुका है, तो भी यदि आप भारत की राजनीति देखें, तो भी यदि आप भारत का स्टैंड देखें, तो भी यदि आप भारतीयता के विषय को लेकर चलें, तो हम आज भी यही कहते हैं कि हम विश्व में शांति के समर्थक हैं। हम विश्व में शांति के समर्थक हैं, इसलिए हम जंग नहीं होने देंगे। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को की ही बात दोबारा से दोहराती हूँ। ये पंक्तियां मैं पहले बोल चुकी हूँ। तृतीय विश्व युद्ध के जो बादल विश्व पर मंडरा रहे हैं, यदि आज वाजपेयी जी जीवित होते, आज यदि देश की राजनीति में वो उनका हाथ होता, तो वो क्या कहते? हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं। हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फैलेगी, खलिहानों में नई मौत की फसल खिलेगी। आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, जंग हम नहीं होने देंगे। तो चलिए, आज जब हम पूरा देश और पूरा विश्व इस युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहा है, मैं और आप भी मिलकर उनके शताब्दी दिवस पर आज उन्हें नमन करते हैं। याद रखिए कि शताब्दी दिवस, अटल शताब्दी दिवस को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के नाम पर आदरणीय मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री होने के नाते इसका उद्घोष कर दिया है और बहुत जोरों शोरों से अटल शताब्दी दिवस पूरा देश मना रहा है। जाते जाते, क्योंकि मैं भी साहित्यकार हूं और अदना सी आभा हूं, लेकिन मैं भी ये मानती हूं कि इस देश का जो भविष्य है वो युवा शक्ति पर निर्भर करता है। उसी युवा शक्ति को संबोधित करते हुए मैं अपनी पुरानी कविता की ये पंक्तियां कहती हूं और इन्हीं पंक्तियों से अपने संपूर्ण सर्वस्व श्रद्धा सुमन उस युग पुरुष कविराय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में निवेदित करके अपनी वाणी को विराम देती हूं। तो सुनिएगा। सुनो भारत की युवा शक्ति में तुमसे कहने आई हूं, सुनो भारत की युवा शक्ति में तुमसे कहने आई हूं, रहना होगा अडिग अपने पथ पर, रहना होगा अडिग अपने पथ पर, मैं पाठ अटल पढ़वाने आई हूं। रहना होगा अडिग अपने पथ पर, मैं पाठ अटल पढ़वाने आई हूं। मंथर गति पथ चुनने वालों, मैं वेग पंथ लौटाने आई हूं। मंथर गति पथ चुनने वालों, मैं वेग पंख लौटाने आई हूं। सुनो भारत की युवा शक्ति में तुमसे कहने आई हूं, सुनो भारत की युवा शक्ति में नाम तुम्हारा ले आई हूं। हूं नरेंद्र तुम्ही नारायणी तुम्ही, हूं नरेंद्र तुम नारायणी तुम्हें, तुमको तुमसे मिलवाने आई हूं। सोने की चिड़िया को, सोने की चिड़िया को विश्व गुरु बनाने की प्रेरणा देने वाले युग पुरुष को मैं आज अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं और जय अटल के उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूं। नमस्कार।